नमस्कार। चलिए आज उन जटिल सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं जो असल में हमारी दुनिया को चला रहे हैं। तो सबसे पहले एक अजीब सवाल पर नजर डालते हैं। सोचिए, चीन से आए एकदम चमचमाते नए शिपिंग कंटेनर्स अमेरिका पहुंचते ही कबाड़ में क्यों फेंक दिए जाते हैं? क्या वजह हो सकती है? इसके बाद एक और पहेली जो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी चक्कर में डाल देती है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश यानी अमेरिका दूसरे देशों से तेल क्यों खरीदता है? ये तो अजीब बात हुई, है ना? और अंत में एक कहानी जो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। हम ये देखेंगे कि ईरान, जिस पे इतने कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, वो सबके सामने अमेरिकी बोइंग हवाई जहाज कैसे खरीद लेता है। तो ठीक है, चलिए अपनी पहली पहेली को सुलझाते हैं। और इसकी जड़ है समंदर पार होने वाले सामान के बहुत बड़े और एकतरफा व्यापार में। ये आंकड़े देखिए। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है ये ट्रेड इम्बैलेंस। मतलब कितना बड़ा फर्क है। चीन से इतना सामान बाहर जाता है मानो सामान की बाढ़ आ गई हो, और इसी वजह से कंटेनरों का ट्रैफिक एक तरफा हो जाता है। इस इम्बैलेंस का सीधा मतलब ये है कि अमेरिका पहुंचने वाले हर 10 कंटेनरों में से 6 कंटेनरों को वापस चीन भेजने के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त सामान ही नहीं होता। वो खाली जाते हैं या कहिए जा ही नहीं पाते। और यहीं पर सारा खेल है। ये हिसाब किताब देखिए। एक खाली कंटेनर को चीन वापस भेजने का खर्चा चीन में एक बिल्कुल नया कंटेनर बनाने से ज्यादा है। जी हाँ, मतलब वापस मंगवाना ज्यादा महंगा पड़ता है। तो फिर इन खाली कंटेनरों का होता क्या है? इन्हें सस्ते में स्टोरेज के लिए बेच दिया जाता है या फिर घर और ऑफिस बना दिए जाते हैं, और बहुत से तो बस स्टील के लिए पिघला दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ कबाड़ नहीं है, ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के अजीबोगरीब एक तरफा होने का सबूत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अमेरिका के तेल वाले विरोधाभास को समझते हैं कि कैसे अमेरिका का अपने ही तेल के साथ एक बड़ा अजीब सा रिश्ता है। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है केमिस्ट्री का मेल ना खाना। मतलब अमेरिका जो तेल निकालता है और उसके पास जो रिफाइनरियां हैं वो एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं हैं। इस टेबल से बात और साफ हो जाती है। देखिए, अमेरिका में जो रिफाइनरियां हैं वो दशकों पहले बनाई गई थीं, वो भी भारी कच्चे तेल के लिए जो तब बाहर से आता था। और अब जो अमेरिका में हल्का तेल निकलता है वो इन रिफाइनरियों में ठीक से प्रोसेस नहीं हो सकता। इन्हें अपग्रेड करने का खर्चा इतना ज्यादा है कि ये लगभग नामुमकिन है। अच्छा, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है ही नहीं, तब भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो है लॉजिस्टिक्स की। मतलब तेल को देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसे ऑयल आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। जहां तेल निकलता है, जैसे टेक्सास, वो उन जगहों से बहुत दूर है जहां तेल की खपत सबसे ज्यादा है, जैसे ईस्ट कोस्ट। और इनको जोड़ने के लिए पाइपलाइनें भी नहीं है। कैलिफोर्निया तो मानो एक तेल का द्वीप ही है, जिसे अपना 70% तेल समंदर के रास्ते मंगवाना पड़ता है। हालत ये है कि न्यूयॉर्क की रिफाइनरी के लिए टेक्सास से तेल मंगवाने से ज्यादा आसान और सस्ता अफ्रीका से मंगवाना पड़ता है। और इस पूरी कहानी में आखिरी कील ठोकता है एक 100 साल पुराना कानून, जिसे जोन्स एक्ट कहते हैं। इसे बनाया तो अमेरिकी शिपिंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए गया था। लेकिन होता क्या है, इस कानून की वजह से अमेरिकी जहाजों को बनाना और चलाना बहुत महंगा हो जाता है। नतीजा, टेक्सास से न्यूयॉर्क तेल भेजने पर प्रति बैरल $5 ज्यादा लगते हैं। जाहिर है, ऐसे में अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए अपने ही देश से तेल खरीदने के बजाय विदेश से आयात करना कई ज्यादा सस्ता पड़ता है। और अब चलते हैं हमारी आखिरी और सबसे दिलचस्प पहेली की तरफ। ये कहानी एक ग्लोबल चूहे बिल्ली के खेल जैसी है। तो एक बोइंग 777 की तस्करी होती कैसे है? पूरा प्लान समझिए। पहले एक अमरीकी शेल कंपनी, यानी बस कागजों पर बनी कंपनी, ऑस्ट्रेलिया से पुराने 777 विमान खरीदती है। फिर मालिकाना हक छिपाने के लिए इन विमानों को मेडागास्कर की एक और फर्जी कंपनी को बेच दिया जाता है। इससे होता यह है कि विमानों पर मेडागास्कर का झंडा लग जाता है और वो अमरीकी निगरानी से बाहर हो जाते हैं। फिर इन जेट्स को कंबोडिया ले जाया जाता है, जहां नियम कानून थोड़े ढीले हैं। और आखिर में केन्या के लिए एक नकली फ्लाइट प्लान बनाया जाता है, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर विमान अपने ट्रांसपोंडर बंद कर देते हैं और चुपके से ईरान में उतर जाते हैं। ये पूरा तरीका दिखाता है कि कैसे कागजी कंपनियों का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को धत्ता बताया जा सकता है। और एक बार ये प्लेन ईरान के सिविलियन फ्लीट का हिस्सा बन गए तो खेल ही बदल जाता है।
शिकागो कन्वेंशन के मुताबिक कोई भी देश युद्ध के हालात के अलावा किसी दूसरे देश के नागरिक विमान को रोक नहीं सकता, तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये जो 3 अजीब कहानियां हमने देखी, कंटेनर, तेल और हवाई जहाज की, ये कोई अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं। यही सबसे ज़रूरी बात है। बल्कि ये एक ही ग्लोबल सिस्टम के लक्षण हैं, जो कुछ छिपे हुए नियमों पर चल रहा है। ये सब उन्हीं ताकतों का नतीजा है जो आज हमारी दुनिया को चला रही हैं। तो वो कौन सी ताकतें हैं? एक तो है जबरदस्त आर्थिक लालच, जो कई बार कॉमन सेंस के भी खिलाफ जाता है। दूसरे हैं पुराने पड़ चुके कानून, जिनके नतीजे कुछ और ही निकल रहे हैं। और तीसरी हैं भू राजनीतिक खामियां, जिनका होशियार लोग फायदा उठा लेते हैं। मतलब ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिक्स में हमें जो ऊपर ऊपर से दिखाई देता है, वो अक्सर इन अदृश्य नियमों का ही नतीजा होता है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर उठता है कि ऐसे और कौन-कौन से अदृश्य नियम हैं जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से चला रहे हैं जिनका हमें शायद एहसास तक नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है।